हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिन बाद विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और कुछ ही दिन बाद दिल्ली को उसका अगला सीएम मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने आज की इस वीडियो में यह बताने की कोशिश करी है कि उन्होंने बीते अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं और आने वाले अगर उनकी सरकार बनती है तब वह आने वाले 5 सालों में दिल्ली में क्या क्या काम करेंगे। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आपको देखनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो वो अपने क्या काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हो सकते हैं, लेकिन एक बात जिसकी आपको वाकई में काफी क्रेडिट दिया जाता है, काफी श्रेय दिया जाता है, वो ये है कि आप अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार पर लौटा दिया। रोजगार तो आपने अभी जिक्र किया। हालांकि बीजेपी शराब नीति पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी किस पे लड़ रही है? शराब नीति पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं? मैं दो चीजों को सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूं। एक है बिजली, 24 घंटे बिजली कर दी पूरे देश में। इनकी बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, फिर भी वहां 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। अगर दिल्ली में आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो फ्री है, और 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो 800 रुपये लगते हैं। नाइस। गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो 4,500 रुपये लगते हैं। इन मिडिल क्लास वालों से पूछो, 4,500 रुपये तो काफ़ी होते हैं महीने के। अगर बचा दिए आप लोगों के 4,500 तो कोई बुरा थोड़ी किया। सस्ती बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। दूसरी है, ये दोनों बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार किए हैं। शिक्षा को लिहाज से अगर देखें, जो कई स्कूल्स में हमारी टीम भी गई, हमने देखा बदलाव हुआ है। यहाँ पर 2 शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन एक चीज बीजेपी बार बार कहती है कि कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी के तो आप सुननी बंद कर दो। गजब बेइज्जती है। और बीजेपी के प्रश्न ही मत उठाया करो। वो देशभक्त पार्टी नहीं है। अभी आप पूछिए इनसे, गुंडों की पार्टी है इसकी विधानसभा के अंदर। पूछिए इनसे, आतिशी बताइए कि बीजेपी क्या करवा रही है आजकल आपकी विधानसभा में। सुबह से लेके शाम तक रमेश बिधूड़ी जी और हर गली में जो उनके भतीजे नामक गुंडे घूम रहे हैं, वो एक एक करके सुबह से शाम तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी 10 साल सांसद रहे दक्षिणी दिल्ली से। वो ये नहीं बता रहे हैं कालका जी में उन्होंने क्या काम किया। वो एक हमारे वॉलंटियर को कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बीजेपी में नहीं आए तो तुम्हारी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। एक महिला कार्यकर्ता को रमेश बिधूड़ी जी खुद कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी तो मैं 8 तारीख को आतिशी को तो जेल भेजूंगा, साथ में तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। ये मगर क्यों? राजनीति है बीजेपी की। अब राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे चुनाव लड़ती है। अब देखिए, उसी में एक और आरोप लग रहा है। वो आरोप परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप पंजाब की मशीनरी, पंजाब की गाड़ी, पंजाब के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा वो। स्टेटमेंट पढ़िए, उसने पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं। उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है। तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है। यहाँ तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है, और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया, तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने? मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पंजाबी वोट है। और ये पंजाब दिल्ली में देखिए, एक मिनट, दिल्ली के अंदर हजारों लाखों पंजाबी रहते हैं। बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हमारे देश को अपना घर बनाया। उन रिफ्यूजी लोगों को ने इनफाइनाइट यातनाएं सही थी।
आज ये कौन होता है उनकी देशभक्ति पे प्रश्न लेकिन उठाने ये वाला आपका और उनको आतंकवादियों से अरविंद जी, कंपेयर करने वाला? ये आपका इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन उनका ये कहना है कि आप पंजाब के मशीनरी का इस चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? क्या उसने ये कहा कि राजस्थान की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? उसने पंजाब की गाड़ियों को चिन्हित क्यों किया? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी मशीनरी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं, पर उसके अंदर क्या है? ये देश की सुरक्षा को खतरा है। तो क्या पंजाबियों से देश की सुरक्षा को खतरा है? मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या पंजाब की सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली के चुनाव में? अरे कहना क्या चाहते हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा ओपन एंडेड सवाल है। वो अगर इलेक्शन वो उनका एलजी, उनका केंद्र सरकार, उनकी पुलिस, उनकी इलेक्शन कमीशन भी काफी हद तक उनका, तो उसे कहने की क्या जरूरत है? वो तो जो चाहे करा सकता है। वो बोल रहे हैं कि जो सीसीटीवी लगाए गए वो चाइनीज। ये पहली बार नहीं है जो वो पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं। याद करिए जब किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उनको खालिस्तानी के किसानों को एकदम ही ट्विस्ट कर गया। एक मिनट नहीं, शांत रहिए। बीजेपी को क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं। ये क्या बात हुई? बीजेपी है पूछ रही है, बीजेपी उन्होंने एक प्रश्न पूछा। अरे नहीं आतिशी, वो प्रश्न नहीं है, बीजेपी का प्रश्न। मेरा सवाल कुछ और है। आतिशी पूछिए इनसे। बताइए, ये बीजेपी पहली बार थोड़ी कह रही है। जब किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे रोज आते थे, कहते थे कि जो किसान बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, कहते थे ये किसान जो खालिस्तानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पंजाब के लोग आतंकवादी हैं और खालिस्तानी हैं? और सारे पंजाबी का आतंकवादी हैं? ये क्या नैरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी? और पंजाबियों का अपमान इन्होंने और पंजाबी रोज बैठ के पंजाबियों का अपमान करते हैं ये लोग। पंजाब गवर्नमेंट की मशीनरी से पंजाबियों के अपमान, आतंकवादी सब पे मशीनरी कहां से आ गई? उसने तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं निशांत जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं। निशांत जी, प्रवेश वर्मा ने मशीनरी का नहीं बोला, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं प्रवेश वर्मा को। प्रवेश वर्मा को आप जस्टिफाई मत कीजिए निशांत जी, ये ठीक नहीं है। प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को चला दीजिए, प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को चलाइए, प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को। उसने कहीं नहीं कहा मशीनरी, उसने कहा पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 26 उसको सांस लेने देवे जनवरी को, 26 जनवरी के लिए हम तो उसको आप जस्टिफाई मत कीजिए। मनीष जी, शिक्षा मंत्री आप रह चुके हैं, वो एक आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस सवाल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एक चीज है जहां पर फर्क दिखता है, प्राइवेट स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेजेस, प्राइवेट स्कूल्स में म्यूजिक, यहां तक कि फॉरेन ट्रिप्स। प्राइवेट स्कूल में जो कल्चर है एक्स्ट्रा करिकुलर का, वो सरकारी स्कूलों से काफी अलग है। क्या आपको लगता है वहां पर अभी भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो काफी आगे हैं? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा चैलेंज ये है कि दिल्ली में किसी गरीब से गरीब आदमी का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, ये तकलीफ ना सहे कि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। तो हमारा काम है ये सुनिश्चित करना कि उसको शानदार एजुकेशन मिले। इवन उसका बच्चा आईआईटी में जाना चाहता है, नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, उसको वो पढ़ाई वहीं मिल जाए। उसमें फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई भी है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे बहुत ऑर्डिनरी परिवारों के, जिनके घर में कभी कोई वीज़ा और पासपोर्ट शब्द का मतलब भी नहीं समझता, वैसे बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए फ्रांस जा रहे हैं, जर्मन की इंडस्ट्री में काम करने के लिए जर्मनी जा रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, 6-6 महीने वहाँ काम करके आ रहे हैं, फ्रेंच परिवारों में रह के आ रहे हैं, फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स में पेरिस में पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अब हायर एजुकेशन की बात की जाए तो उसको लेकर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो है, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? और इन बच्चों का वहां पर क्या, जिसको कहा जाता है टैंजेंट, वहां पर जाए? क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल देखिए, जो शिक्षा क्रांति दिल्ली में शुरू हुई वो 2022 के बाद पंजाब पहुंची, और आज पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उन सब में आप एक बहुत बड़े स्तर पे तब्दीली देखने को नज़र आती है। और इस पूरी थ्योरी के पीछे जो हमारी एक शिक्षा क्रांति की थ्योरी है, उसका बेसिस ये है कि हमारा देश एक बहुत युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। हम किताबों में और एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं कि इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कि ये हिंदुस्तान की कमाई है हमारी युवा आबादी। और आज एक तरफ
एक सरकार है जो युवाओं को लाठियां मारती है और बेरोजगारी के आलम तले युवा दबते जा रहे हैं, और एक दूसरी सरकार है जो युवाओं में निवेश करती है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा निवेश अगर किसी चीज़ में होना चाहिए, इंडस्ट्री और इकोनॉमी की निवेश से ज़रा परे हटकर देखें तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में होना चाहिए। अगर हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स खड़ा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और ये भी दिखाता है, देखिए आज एजुकेशन में इन्वेस्ट करके आम आदमी पार्टी काम के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन असल में ये जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट आम आदमी पार्टी करती है ये अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये अगली जनरेशन के लिए करती है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहां पर बहुत सारी ऑडियंस है अरविंद जी, अब जरा इनके पास चलते हैं। आप सब लोग में से कौन कौन दिल्ली से, हाथ खड़ा करिए जरा। सभी लोग दिल्ली से हैं, अरे वाह। तो सरकारी स्कूल से कौन पढ़ा हुआ है? कौन सरकारी स्कूल से पढ़ा है या जिनके बच्चे पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा और मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका और कौन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? मेरा नाम निखिल है और खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो। हाँ, मेरा नाम निखिल है और मैं RSBB कल्याणवासी स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। और मैंने 12th वहीं से करी है, और उसके बाद जब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आया था। आप पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी से? नहीं सर। तो जब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आया था मैं 12th में था, एंड देन मैं नीट की तैयारी कर रहा था। तब मेरे को मौका मिला कि हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएं एंड देन उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करें और एक अपनी दिल्ली की को एम्प्लॉयमेंट दें। तो हम लोगों ने फिर इसमें पार्टिसिपेट किया। 2-2 हज़ार रुपये हमारी पूरी टीम को मिले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल है सर। निखिल, जरा बता दो कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम क्या होता है? सर बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के अंदर सिंपली आप लोगों को सीड फंड मिलता है हर एक बच्चे को, जहाँ पर कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं या फिर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होती है। देन वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए। मैं सिलेक्ट हुआ पूरा 51 लाख टीम के अंदर, दिल्ली के अंदर टॉप 3 में। देन हम लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिला उसी की वजह से, और मैं NSUT में पढ़ता हूँ, वहीं से BBIB परस्यू कर रहा हूँ। well done। और बैठिए निखिल बैठिए। क्या बात है? आपका नाम क्या है? आइए जरा, क्या नाम है आपका? अमृता। और आप कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ाई की? मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्टूडेंट हूँ। अब मुझे ये बताइए कि जब प्राइवेट स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं और आपने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हमने कहाँ एडमिशन ले लिया? नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल से स्विच होके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आई थी उस टाइम। क्यों? उस टाइम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कौन से स्कूल? प्राइवेट स्कूल में मैं एल्कॉन इंटरनेशनल में थी। और वहाँ से आप यहाँ स्विच करके आए? हाँ। अरे वाह, जोरदार तालियां। एल्कॉन से अरविंद जी, एल्कॉन इंटरनेशनल से स्विच करके आई। हाँ। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारे स्कूल में एक सर्कुलर लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बिल्कुल नया आया था, तो वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया था। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है ये? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 5 स्कूल बने हैं दिल्ली में जो कि स्पेशलाइज्ड बने थे, जिन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स को और थोड़ा सा बेटर लेवल पे उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। एंड उसमें एंट्रेंस का क्राइटेरिया था, आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस चाहिए था। तो हमारे टीचर्स ने हमारा फॉर्म भर दिया, उन्होंने खुद ही भर दिया था कि मतलब शायद तुम्हारा निकल जाए। तो मैंने एंट्रेंस दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं सिलेक्ट हो गई। और मुझे अभी तक लाइक एक स्टूडेंट को अप टू 12th जितनी अपॉर्चुनिटीज़ और जितने एक्सपोजर मिलता है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। और मैंने अभी तक काफ़ी कुछ देखा है जो शायद एक 12th और ग्रेड के बच्चों ने नहीं देखा। जनता के ये मुद्दे हैं और मैं चाहता हूँ कि चुनाव इन मुद्दों पे लड़े जाना चाहिए। उसके मुद्दों पर गाली गलौज पे नहीं लड़ाना जाना चाहिए। सही बात। बीजेपी ने ऐसा क्यों कहा, आपको इस पे क्या जवाब देना है, हमने ऐसा क्यों कहा, उनको इस पे क्या, ये मुद्दे नहीं है। ठीक है। और इसमें आप सब लोग एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप हमसे ये पूछिए अगले 5 साल में शिक्षा को किस स्तर पे ले जाएंगे। आप हमसे ये पूछिए दिल्ली का पानी जहाँ जहाँ खराब आ रहा है या कम आ रहा है, उस पानी को ठीक कैसे करोगे, मैं आपको पूरा प्लान बताऊँगा। आप मुझसे ये पूछिए कि सफाई कैसे करोगे। आप मुझसे ये पूछिए कि दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है उसको ठीक कैसे करोगे। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। उसके लिए तो हमने तारीफ किया, आपने जो मुद्दे आप राजनीति में लेकर आए शुरुआत से ही, वो अपने आप में एक बहुत अलग ट्रेंड है और एक एकदम अलग है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं इंजीनियर था, इंजीनियर हूँ और इंजीनियर रहूंगा, मैं नेता नहीं बन पाया। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर पाया, पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, बहुत कोशिश की सीखने की, पर मैं हार गया। तो पहले भी इंजीनियर था, बिजली ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, आज भी इंजीनियर हूँ, आगे इंजीनियर रहूँगा, पानी भी ठीक कर दूंगा, सड़कें भी ठीक कर दूंगा। मेरे को इंजीनियरिंग करनी आती है। वो क्वेश्चन आप पूछेंगे, आपको शानदार जवाब मिलेंगे। ठीक है। जब आप पॉलिटिक्स से, परवेश वर्मा ने ये कहा, विधूरी ने ये कहा,
उसका मेरे को जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों? ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, हमने बात शिक्षा की, बिजली की, सरकारी स्कूलों की, लेकिन बीच बीच में हम देखते हैं कि अरविंद जी सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ जाते हैं। हनुमान चालीसा हो जाता है, सुंदरकांड हो जाता है, क्या राम मंदिर की बात हो जाती है, लेकिन क्या आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटते हैं? क्या आप इसी तरह से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे पूछना चाहता हूँ यार, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं हिंदू होने के नाते अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व है? कोई मुसलमान है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई ईसाई है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई सिख है वो अपने धर्म को। मैं हिंदू होने के नाते मैं मंदिर जाता हूँ। मैं जब वहाँ से जेल से निकल के आया, मैं तिरुपति गया, मैं माता वैष्णो देवी गया, मैं अभी थोड़े दिन पहले सालासर जी भी होके आया। मैं लगभग जब भी मौका मिलता है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाता हूँ। तो अगर मैं अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, रिलीजियसली फॉलो, मैं एक बहुत रिलीजियस परिवार से आता हूँ। बचपन से मेरे माता पिता बहुत रिलीजियस थे। हमारे यहाँ हर त्यौहार पे, इस पे सब बड़े रिलीजियस तरीके से मनाया जाए। इसमें गलत क्या है? उसको मैंने कभी भी पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं किया जैसे वो लोग करते हैं। ठीक है, मैंने कभी भी अपने हिंदू होने का नौटंकी या प्रचार या वो सब नहीं किया। मैं जाता हूँ, मेरा धर्म है, मैं अपना भगवान से मेरा रिश्ते को मैं फ्लॉन्ट नहीं करता। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपका कि ये रिलीजन मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पब्लिक जो हुआ वो दिखाते हैं। आइए दिखाइए, जरा प्ले करिए एक बार। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। अब ये कैसे हनुमान भक्त हैं अरविंद केजरीवाल जिन्हें रामायण नहीं पता है? नहीं, रामायण पता है। तकलीफ बीजेपी वालों को क्या है? बीजेपी वालों को तकलीफ ये है, बीजेपी वाले कह रहे हैं मैंने ये कहा कि रावण जो है वो सोने का हिरण बन के आया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं आया था, मरीच राक्षस बन के आया था। केजरीवाल की हिम्मत कैसे हो गई रावण का अपमान करने की? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो रावण की पूजा करे, हम राम जी की पूजा करेंगे। अरविंद जी, अब मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा, आप मेरे साथ इस वॉल पर आइए जरा। ये हमारे शो का एक बहुत पॉपुलर राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए प्लीज। मुझे लगता है सबको अलाउ कर दीजिए जिसको अच्छा। उनके लिए भी एक रैपिड फायर राउंड है। आइए आप इधर आइए अरविंद जी, प्लीज आइए, इस तरफ आइए। मैं यहां पर आपको कुछ दिखाऊंगा और आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहला सवाल मुझे उम्मीद है कि आपका फेवरेट होगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? पहले मगर क्यों? जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए जरा प्ले करिए। हमारा पहला सवाल इस रैपिड फायर राउंड का ये है, दिखाइए बड़ा आंदोलनकारी कौन है, अरविंद केजरीवाल जी या सुनीता केजरीवाल जी? मुझे लगता है इस देश की जनता बड़ी आंदोलनकारी है, हम बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन सुनीता जी ने जिस तरीके से बाद में जब आप जेल में थे चीजों को संभाला, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरह से उन्होंने घर को संभाला, मेरे पेरेंट्स को संभाला, बच्चों को संभाला और पूरी पार्टी को एक जोड़ के रखा, वो रियली काबिल तारीफ है। आइए सर, अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल इस वक्त जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि बड़ा विचारक कौन, महात्मा गांधी जी या अंबेडकर जी? मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन दोनों में अंबेडकर जी की थोड़ी ज्यादा इज्जत करता हूं। और उनका जो संघर्ष था वो संघर्ष बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। और जिस तबके के लिए उन्होंने काम किया और लड़े, अगर बाबा साहब अंबेडकर ना होते और बाबा साहब की अंबेडकर का ज़िंदगी का वो संघर्ष और एक्सपीरियंस ना होता, शायद आज संविधान के अंदर कई सारे आर्टिकल्स ना होते। लेकिन आपकी राजनीति का उदय हुआ, आप महात्मा गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठे थे रामलीला मैदान में, वहां से यहां तक का ट्रांजिशन? नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं है। आपने प्रश्न पूछा है, मेरे लिए चॉइस बड़ी कठिन थी। ठीक है, मैं देख रहा हूं आप थोड़ा चेयर अप कम कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो यहां पर।
आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, बेहतर मार्गदर्शक कौन है, मनमोहन सिंह जी या अन्ना हजारे जी? अन्ना हजारे जी को मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति मानूंगा। उनकी ज़िंदगी एक बहुत स्पिरिचुअल रही है, लेकिन उनका प्रशासन का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का उन ज्ञान शायद उनके अंदर नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को सबसे कठिन दौर में एक दिशा दी है, मनमोहन सिंह जी ने। और वो 2008 अगर आप याद करें, पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, सारे कंट्रीज डिप्रेशन में थे। इन्होंने अपनी नीतियों की वजह से भारत को बाकी दुनिया से डिप्रेशन से बचा के रखा। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, मैं पर्सनली मनमोहन सिंह जी का फ़ैन हूँ और अन्ना हजारे जी का भक्त हूँ। ये बहुत मेगा शो है, मैं चाहूंगा जरा हौसला अफजाई जोर से हो। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दोस्त कौन है, कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी या योगेंद्र यादव जी? सभी दोस्त हैं। कोई एक किसको चुनेंगे? सभी दोस्त हैं। इनमें से फेवरेट कौन है आपका? सभी फेवरेट है। इसके लिए, इसमें दरवाजा सबसे पहले किसके लिए खुलेगा? सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबका स्वागत है। बेहतर प्रशासक कौन है, जगदीप धनखड़ जी या वीके सक्सेना जी? बेहतर प्रशासक कौन है? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है? नहीं। इन दोनों में से कोई एक चुनना हो? मेरा जगदीप धनखड़ जी से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा। मैं दोनों की इज्जत करता हूँ। जगदीप धनखड़ जी से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा, उनके प्रशासन को लेके मेरा वो नहीं है, लेकिन एलजी साहब से मेरा काफ़ी वास्ता पड़ा। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए कामों को लेकर। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। अगले सवाल के पहले मैं चाहूंगा, अगले सवाल ध्यान दीजिए जरा, आइए जरा। अब ये सवाल शायद सबसे इजी होगा आपके लिए, दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर प्रतिद्वंदी कौन, विदुड़ी जी, तिवारी जी या दीक्षित जी? बेहतर प्रतिद्वंदी कौन, ये तो बता सकते हैं आप। मुझे लगता है मुकाबला तो कर ही रहे ना आप। मुझे लगता है कि तीनों में से कोई भी ऐसा कोई, देखिए प्रतिद्वंदी इम्पॉर्टेंट होता है कि मुद्दों के ऊपर राजनीति लड़ी जाए, और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मुद्दों की राजनीति लड़ रहे हैं। जिस किस्म के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जिस किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जैसे मैंने आज आपको भी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैंने कई बार टोका आपको कि जनता के मुद्दे हैं, स्कूल कैसे बने, अस्पताल कैसे बने, सड़कें कैसे बने, पानी कैसे आए, बिजली कैसे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, ये सारे जनता के मुद्दे हैं। इनकी पार्टियां, चाहे इनकी पार्टी हो चाहे इनकी पार्टी हो, कोई ये मुद्दे नहीं उठा रहे। ये हमें गाली दे रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं। हम गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहे, हम गाली का जवाब काम से देंगे। अब अगला सवाल जो है वो जनता पूछ रही है और ये सभी आपको देख रहे हैं। ये अगला सवाल जनता का सवाल है, सभी ध्यान से देख रहे हैं। प्ले करिए जरा अगला सवाल, दिखाइए। अगला सवाल, बेहतर जन सेवक कौन है? नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है। चारों बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अच्छा, सीक्वेंस बता दीजिए। नहीं, चारों बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन ज्यादा कौन है? नहीं, सारे डिसिप्लिन्ड हैं, सारे अच्छे हैं, और यही कारण है कि जनता इन्हें पसंद करती है। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा आपको परेशान कौन करता है? कोई नहीं करता। अब मैं, आइए अरविंद जी बैठिए, मैं आप सबसे ये सवाल पूछा हूं क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आपकी पसंद का आया। सौरभ जी, अरविंद जी बॉस कैसे, एक लाइन में बताइएगा। शार्प, देखिए वेरी शार्प। पहले हाँ, एक तो सवाल इनसे, हाँ पहले इनसे। देखिए मैं देख रहा हूँ इसमें भी होड़ मची है कि मैं पहले जवाब दे दूं। चलिए आप बताइए। हाँ जी, बहुत शार्प आदमी है, बहुत शार्प। और वो जो गांधी जी का टेलिस्मैन होता था ना, वो एनसीईआरटी की किताब में होता था, हमें समझ में नहीं आता क्या, मतलब मैं इतनी बार पढ़ता था उसको 7वीं में 8वीं में, मुझे सर समझ में नहीं आता था कि एनसीईआरटी का टेलिस्मैन क्या है। गांधी जी इज टेलिस्मैन। अरविंद जी जब अपना कोई भी फैसला करते हैं ना, उनके फैसले में ये होता है कि जो सबसे गरीब आम आदमी है उस पे उस फैसले का क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी गवर्नेंस में वो होता है। अच्छा राघव जी, इनके लिए कहा जाता है कि अरविंद जी जिद्दी बहुत है, एक बार अड़ गए तो अड़ गए। नहीं, देखिए एक चीज़ है जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ अरविंद जी के बारे में, वो ये है कि अगर और हम लोग उसको रोज़ उनके साथ काम करते हैं तो उसे महसूस करते हैं। वो अगर हमें कोई भी एक काम सौंपते हैं कि ये काम आपको करना है,
अब ये तो अब 100 काम इंसान कर रहा है तो इंसान भूल भी सकता है, पर अरविंद सर का दिमाग जो है वो कंप्यूटर है, उनके दिमाग से वो काम कभी डिलीट नहीं होता। मतलब तो वो कभी 3 दिन बाद भी आपसे पूछ लेंगे कि तुम्हें मैंने मंगलवार शाम 8 बजे ये काम किया था, उसका क्या अपडेट है। और जब अगर आपने नहीं किया होता तो आप भूल जाते हैं। तो ही हैज अ मेमोरी ऑफ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अरविंद इंटेलिजेंस। हाँ, ये वाला AI अरविंद इंटेलिजेंस। अब मनीष जी एक बात बताइए, आप तो दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा आपसे क्या पूछूं मैं, लेकिन इनके पास मफलर कितने हैं? क्या बोला तूने? इनकी गाड़ी का नंबर क्या है, मफलर कितने हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको भी नहीं पता होगा मेरे पास स्वेटर कितने हैं। मेन ये है कि जो राघव ने और सौरभ ने रखा कि भाई शार्प बहुत हैं, बहुत याद रखते हैं चीज़ों को, हम लोग भूल जाते हैं। कई बार कोई ड्राफ्ट हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक लाइन अगर हम उसको काट दें, उनको याद रहती है, नहीं इसमें तो पिछले वाले में तो वो लाइन थी हैंडबिल में, ये लाइन कैसे नहीं है। वो मेमोरी बहुत शार्प है। दूसरा एक्सपेक्टेशंस, मतलब जहाँ हमारे सोचने की या ये सोचने की लिमिट आती है कि अच्छा इतना कर देते हैं, वहाँ से आगे कहीं जाके वो कहते हैं नहीं इतना थोड़ी करना था, करना तो इतना था। मतलब आप एक स्कूल सोचें, जब मैं 2015 में याद करता हूँ कि यहाँ दिल्ली सरकार में कुछ अच्छे स्कूल थे, मतलब उन्होंने बना रखे थे प्रतिभा विद्यालय करके, तो 17 थे 1000 स्कूल्स में से, वो भी ऐसे ही थे बट फिर भी। तो मैंने कहा जी कुछ 17 से 100 ले चलते हैं, फिर 100 से 1000 का रास्ता आगे चलिए। बोले 100 क्या होता है, पिछली वाली सरकार कहती थी 17, हम कहेंगे 100 है, 1000 करने हैं, और 1000 में से एक भी स्कूल ऐसा नहीं चाहिए ना चाहिए। तो जो आज मैंने बोला ना पंजाब के बारे में, वो शायद उसी विजन का इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि मुझे पता था जब पंजाब में पंजाब के शिक्षा मंत्री ने काम किया तो उनको पता था दिल्ली के शिक्षा मंत्री की कैसे क्लास लगती थी। तो उन्होंने वहीं से शुरू किया। अब वो ये नहीं कहते जी इतने 100 स्कूल में टॉयलेट ठीक करा दिया, 100 स्कूल में डेस्क, वो कहते हैं एक भी स्कूल अब ऐसा नहीं है पंजाब में जिसमें बच्चों को बैठने के लिए डेस्क ना हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।